हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज अपने ट्वेल्थ बायोलॉजी की जो यूनिट नंबर 2 है प्लांट फिजियोलॉजी की, उसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। पहली यूनिट के एमसीक्यू जो हैं उसका वीडियो अपने से पहले अपलोड कर चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही धन्यवाद उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना किए शुरू करते हैं अपने। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मृदा जल का कौन सा प्रकार पादपों को सुगमता से उपलब्ध होता है। देखो बच्चों, जब बरसात होती है, वर्षा का जो जल होता है वो दो रूपों के अंदर वर्षा का जल जो है वो अपने उसको डिवाइड करते हैं। एक तो अपवाहित जल जो बहकर नदी नालों के माध्यम से वापस समुद्रों में चला जाता है, और दूसरा जल होता है मृदा जल जिसको मिट्टी द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब जितना मिट्टी जल अवशोषित करती है वो सारा का सारा जल पादपों को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कुछ जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है, प्लांट्स की जो पहुंच है उससे बाहर हो जाता है। कुछ जल जो है वो मृदा के कारण उसको अपने ग्रहण कर लेते हैं, अपने जकड़ लेते हैं, जिसको आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का जल होता है केशिकीय जल, जो मृदा के कणों के बीच में स्थित होता है। इनमें से सिर्फ केशिकीय जल जो है, केशी का जल जो है, पादप उसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दूसरे जल को जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा केशी का जल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है मूलीय दाब मापी यंत्र है, यानी कि मूल दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग मूल दाब को मापने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो अपने पास है, ऊर्जा का उपयोग करके प्रासरण के लिए विपरीत जल अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एटीपी को खर्च करके जल अवशोषण करना, प्रासरण के ओपोजिट, वो कहलाता है सक्रिय अवशोषण। देखिए, जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसके लिए प्लांट्स को किसी प्रकार की एनर्जी को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो सक्रिय अवशोषण है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, इसके लिए प्लांट को एटीपी जो है वो खर्च करनी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अवशोषण। फोर्थ क्वेश्चन है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पौधे के शीर्ष तक किस दाब के कारण पहुंचता है। इसके आंसर देखो, जो बड़े पौधे हैं, लंबे पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, वो उनमें तो ये जल पहुंचता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। लेकिन जो पौधे बहुत छोटे होते हैं, झाड़ी वाले पौधे होते हैं, उनमें जो जल है वो शीर्ष तक मूल दाब के द्वारा भी पहुंच सकता है। दो थ्योरी आपने इस चैप्टर में पढ़ी होगी, मूल दाब सिद्धांत और एक ससंजन सिद्धांत पढ़ा होगा जो डिक्सन और जॉली ने दिया था। तो अगर ये बड़े पौधों के बारे में पूछेगा तो आंसर आपको वाष्पोत्सर्जन, इनमें से आपको मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन में से एक ही ऑप्शन मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर दोनों मिलेंगे तो वो लिखेगा यहाँ पर कि ऊंचाई वाले पौधों में, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। और अगर वो पर्टिकुलर यही पूछे कि छोटे पौधों के लिए, तो उसके लिए आंसर जो है वो मूल दाब भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, अधिक जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। यानी प्लांट सबसे ज़्यादा जो जल का अवशोषण है वो इनमें से कौन सी विधि द्वारा करते हैं। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है प्रासरणीय अवशोषण, सेकंड इसका ऑप्शन जो है वो है निष्क्रिय अवशोषण, थर्ड जो है जड़ों द्वारा, और फोर्थ जो है वो सक्रिय अवशोषण। तो प्लांट सबसे ज़्यादा जो अवशोषण है वो बगैर ऊर्जा खर्च किए, यानी कि कौन सी विधि द्वारा, पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा लगभग 95 to 97 या 98% जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा वो किया जाता है निष्क्रिय, पैसिव एब्जॉर्प्शन। जबकि एक्टिव जो ऊर्जा को खर्च करके किया जाता है वो 2 से कितना परसेंट होता है, लगभग 3% होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में मूल के कौन से स्तर में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। जब आपने देखा होगा कि प्लांट की जड़ें जो है वो जल को अवशोषित करके उसके जाइलम तक पहुंचता है, तो उसको कुछ पाथवे यानी पथ में से होकर जाना पड़ता है, जिसमें से सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल, और फिर जाइलम तक पहुंचता है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्तर ऐसा है जिसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। तो ये कैस्पेरियन पट्टियां जो हैं ये पाई जाती हैं एंडोडर्मिस परत के अंदर, अंतस्त्वचा बोलते हैं इसको। ये सुबेरीन की बनी होती हैं जो कैस्पेरियन पट्टियां हैं, और सुबेरीन जो है वो जल के लिए अपारगम्य होता है।
ठीक है, तो ये बातें याद रखना। सुबेरिन से बनी होती है कैस्पेरिन पट्टियाँ, कौन सी परत में पाई जाती है? एंडोडर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पथ में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब जड़ें पादप की जो जड़ें हैं वो जल को अवशोषण करती हैं, तो अवशोषित किया हुआ जल जाइलम तक 3 प्रकार के रस्तों द्वारा पहुंचता है, जिसमें से फर्स्ट है एपोप्लास्ट, सेकंड है सिम्प्लास्ट और तीसरा है रसदानीय पथ। तो इनमें से तीनों के अलग अलग पाथवे होता है जल के पहुंचने का। अगर अपने यहाँ से पूछा गया है कि निर्जीव कोशिका भित्ति, तो निर्जीव कोशिका भित्ति का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपोप्लास्ट। अपलवक इसको बोलते हैं। अगर निर्जीव कोशिका भित्ति पूछता है तो एपोप्लास्ट आंसर होगा। अगर ये पूछता है कि जो 2 पादप कोशिकाओं के बीच में संबंध होता है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा, तो अगर उनके थ्रू पानी जो है, वाटर जो है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है, तो उस प्रकार का पाथवे कहलाता है सिम्प्लास्ट। यानी कि अगर यहाँ पर निर्जीव कोशिका भित्ति की जगह वो प्लाज्मोडेस्माटा दे देता तो इसका आंसर होता सिम्प्लास्ट। और तीसरा जो पाथवे मैंने बताया रसदानीय, रसदानीय पाथवे कब आएगा कि अपने जानते हैं कि पादप के अंदर एक बड़ी सारी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, रसदानीय प्रेजेंट होती है, जिसकी भित्ति को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और 2 पादप कोशिकाओं के बीच में जो कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, अगर वाटर इस रसदानी के माध्यम से यानी टोनोप्लास्ट के माध्यम से और आगे कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता हुआ आगे बढ़ता है और जाइलम तक पहुंचता है, तो उस प्रकार का पाथवे कहलाता है रसदानीय। तो 3 प्रकार के पाथवे याद रखने हैं आपको। पहला एपोप्लास्ट जिसमें निर्जीव कोशिका भित्ति, सेकंड सिम्प्लास्ट जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा, और थर्ड रसदानीय जिसमें टोनोप्लास्ट यानी कि इस वैक्यूल की जो वॉल है उसके द्वारा प्लस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो अपने एक क्वेश्चन में यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं पूरे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो है रसारोहण का सेसंजनवाद सिद्धांत किसने दिया था? अभी बताया था, इससे पहले ही कुछ क्वेश्चन जो आए थे उसमें बताया था कि सेसंजनवाद वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है वो सिद्धांत देने वाले थे डिक्सन और जॉली। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था जिसमें ये बताया गया था कि एक विशेष प्रकार का हाइड्रोस्टैटिक जो है नीचे से लेकर ऊपर तक एक विशेष प्रकार का स्तंभ पाया जाता है जल का बना हुआ, और वो ऊपर जैसे वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और नीचे से पानी जो है वो ऊपर की ओर खींचता रहता है, जल के अणुओं के बीच सेसंजन बल उपस्थित होता है। तो अपने को सिंपल यहाँ याद रखना है कि सेसंजनवाद सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। अब यहाँ पर कुछ और भी नाम है, इनके बारे में भी आपको बता दूँ। 2-3 क्वेश्चन अपने और यहाँ पर होते हैं पूरे। गोडलेवस्की, इसने भी सिद्धांत दिया था और इसके सिद्धांत का नाम था रिले पंप थ्योरी। इसके सिद्धांत को कहा जाता है रिले पंप सिद्धांत। जेसी बोस ये भारत के थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था स्पंदन सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी। और इन्होंने स्पंदन सिद्धांत जो है वो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जो है, भारतीय टेलीग्राफ पादप जिसका बोटेनिकल नेम जो है डेस्मोडियम गायरेंस है, उस पर प्रयोग करते हुए दिया था। तो जेसी बोस के बारे में याद रखना, इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया था। कौन से पादप पर प्रयोग किए? भारतीय टेलीग्राफ पादप, या उसको डेस्मोडियम गायरेंस भी कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रासबर्गर ने सिंपल ये बताया था कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी पादप के अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि उनका सीधा रसारोहण से कोई संबंध नहीं होता। इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं, सिंपल एक बात इनके बारे में याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो 3 प्रकार से होता है प्लांट्स के अंदर। रंध्रों द्वारा भी हो सकता है, वात रंध्रों द्वारा भी, जल रंध्रों में द्वारा भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो होती है रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। और वाष्पोत्सर्जन जो स्टोमेटा के द्वारा होता है वो लगभग 90 से 97% होता है, 90-97%। जबकि जल रंध्र जो हैं इनके द्वारा तो बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है, और वातरंध्र जो हैं इनके द्वारा लगभग 0.1% होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जब बात करेंगे तो 2 तो रंध्रों द्वारा हो सकता है, वातरंध्रों द्वारा, और तीसरा आपको ऑप्शन मिल सकता है उपत्वचीय, क्यूटिकल। अपने जानते हैं कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनकी त्वचा के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत प्रेजेंट होती है, लेकिन वो क्यूटिकल जो है वैसे तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए होती है, लेकिन वो कुछ स्थानों पर टूटी हुई होती है, जिससे थोड़ी मात्रा के अंदर जल का जो है वो ऊपर वाष्प के रूप में जल जाता रहता है। तो उस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन कहलाता है उपत्वचीय। तो वो 3 से 10% होता है।
रंध्रों द्वारा लगभग 90 से 97% होता है और वात रंध्रों द्वारा 0.1% होता है। जबकि जल रंध्र जो है ये बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया की, कॉमनली आपने घास वगैरह पर देखा होगा, सुबह जो पानी की बूंदें सी दिखाई देती हैं आपको, तो वो बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया होती है जो जल रंध्रों द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय जल अपघटन और O2 के उत्पादन से संबंधित ये जो एंजाइम है उसका आवश्यक भाग इनमें से कौन सा पोषक तत्व है? देखिए यहाँ दो इसके आंसर हैं। एक तो इसमें जो काम आता है वो आता है मैग्नीज, और साथ ही साथ क्लोरीन जो है, तो दोनों आंसर है इसके, लेकिन अपने ऑप्शन में जो है वो मुख्यतः सिर्फ मैग्नीज ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? मैग्नीज। यानी प्रकाशिक जल अपघटन के समय जो एंजाइम है उसका आवश्यक भाग कौन होता है? मैग्नीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में किस तत्व की कमी से शीर्षारंभी रोग हो जाता है? शीर्षारंभी का मतलब प्लांट जो है वो ऊपर से सूखना जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर है कॉपर। तांबे की कमी, अगर पोषक तत्व की कमी नींबू के पादप को हो जाती है तो उसमें शीर्षारंभी रोग जो है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से फूल गोभी में विप टेल डिजीज हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MCQ में पूछा जा सकता है और वैसे भी तत्व का नाम या सीधा रोग का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कौन से तत्व की कमी से होता है। आपके इस चैप्टर में नाम वाले जो रोग जितने भी दिए हुए हैं, जैसे ग्रे स्पी कॉफोर्ट है, मार्स स्पॉट ऑफ पी है, मॉलिबिडनम का ये जो अपने आप पढ़ रहे हैं इसका आंसर मॉलिबिडनम है, तो फूल गोभी में विप टेल डिजीज है, अभी अपने पीछे पड़ा शीर्षारंभी रोग है सिट्रस वाला। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत अच्छे से आप करने हैं। तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, किस तत्व की कमी से फूल गोभी में विप टेल डिजीज हो जाती है, तो ये है मॉलिबिडनम की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है निम्नलिखित में से क्रांतिक तत्व नहीं है। क्रांतिक तत्व 3 होते हैं बच्चों, NPK, नाइट्रोजन ये क्रांतिक तत्व है, फास्फोरस ये क्रांतिक तत्व है, पोटेशियम ये क्रांतिक तत्व है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो इस यहाँ सल्फर क्रांतिक तत्व नहीं है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि पादपों को सबसे अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है इन तत्वों की, उनको क्रांतिक तत्व कहा जाता है। क्रिटिकल एलिमेंट है प्लांट्स के लिए ये, और इनकी कमी से जो पादप है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से संचरणशील तत्व है, इनमें से नहीं एक तत्व संचरणशील और बाकी जो है वो असंचरणशील है। अब संचरणशील और असंचरणशील तत्व होते क्या हैं? जिस तत्व की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देने लगते हैं, सबसे पहले पुरानी जो पत्तियां हैं उनमें लक्षण दिखाई देते हैं, वो कहलाता है संचरणशील तत्व, और जिनके लक्षण पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं वो असंचरणशील तत्व में अपने एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ संचरणशील तत्व पूछा है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो अपने पास यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी बाकी जो 3 हैं वो तीनों जो हैं वो कौन से हैं? असंचरणशील तत्व होंगे। यानी कॉपर भी असंचरणशील है, सल्फर भी असंचरणशील है और मैग्नीज भी असंचरणशील है, और इसका आंसर जो है संचरणशील का वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों के खुलते समय उनकी जो गार्ड सेल्स हैं, रक्षक कोशिकाएं हैं, उनमें कौन से परिवर्तन होते हैं? ये आपने जो K+ आयन थ्योरी है उसमें भी आप पढ़ते हो कि प्रासरण सांद्रता में वृद्धि होती है और TP जो है, टर्गर प्रेशर जो है वो क्या होता है? घटता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, OP बढ़ेगा और TP क्या होगा? कम होगा। कब? रंध्रों के खुलते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों के खुलने में सहायक है। अब रंध्रों के खुलने में कौन सा इनमें से आयन है जो सहायक है? तो अभी मैंने बताया था K+ आयन थ्योरी, जो किसने दी थी? ये 2 वैज्ञानिकों के नाम याद होने चाहिए, इमामुरा और फ्यूजिनो, और लेविट ने उसको रूपांतरित किया था, तो सक्रिय K+ आयन थ्योरी बोलते हैं उसको। तो ये नाम से ही पता लग रहा है, तो कौन सा आयन हो जाएगा? K+ आयन। रंध्रों के खुलने में कौन से आयन सहायक हैं? K+ यानी पोटेशियम आयन सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पत्ती जिसकी दोनों सतहों पर पर्णरंध्र उपस्थित होते हैं, यानी कि ऐसी पर्ण जिसकी दोनों सरफेस पर, ऊपर भी और नीचे भी रंध्र प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहा जाता है उभयरंध्री। और ऐसा देखने को मिलता है मक्का के अंदर, जई के अंदर, इसको जई प्रकार भी बोलते हैं इस प्रकार के रंध्रों को। तो उभयरंध्री जो है वो मक्का जई में पाई जाती है, जिसमें दोनों सतहों पर रंध्र जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अरंध्री जिसमें रंध्र प्रेजेंट ना हो, अधिरंध्री और अधोरंध्री, इसके बारे में अपने पता होना चाहिए। अगर सिर्फ निचली सतह पर रंध्र प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है अधोरंध्री।
इनको एप्पल टाइप भी बोलते हैं क्योंकि सेब के अंदर ऐसा होता है उनकी पत्तियों में। और अधीरंद्री का मतलब है सिर्फ ऊपरी सतह पर हो, निचली सतह पर अंदर ना प्रेजेंट हो। और इनको वाटर लिली, ये मोस्टली जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं जिनको जल की कोई कमी नहीं होती, वो प्लांट ज़्यादातर अधीरंद्रीय होते हैं, इनको वाटर लिली टाइप या कुमुदनी टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, तो उभयरंध्री दोनों तरफ, अधीरंध्री सिर्फ ऊपरी सतह पर और अधोरंध्री निचली सतह पर प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसके बारे में भी जो K+आयन थ्योरी है, इमामुरा और फ्यूजिनो, जिसको लेविट ने रूपांतरित किया था, उसी में बताया गया है ABA एब्सेसिक एसिड जो है वो रंध्रों की गति को नियंत्रित से संबंधित हार्मोन है। इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है और ये रंध्रों के बंद होने से संबंधित होता है। यानी कि जब प्लांट के पास पानी की कमी हो जाती है तो उस समय ये हार्मोन रंध्रों को बंद करने में सहायता करता है। तो ABA एब्सेसिक अम्ल हार्मोन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु स्त्राव होता है। ये मैंने पहले भी पीछे भी बता दिया था कि बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया जो है वो जल रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन सा है। देखो सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं कि दो तरह के तत्व होते हैं, एक वृहद मात्रिक होते हैं और दूसरे होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। यानी पादपों के शुष्क बार में अगर 1 ग्राम के अंदर तत्वों की किसी तत्व की मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम है तो वो वृहद मात्रिक के अंदर आएगा, और अगर मात्रा 1 mg से कम है प्रति ग्राम शुष्क बार में तो वो आएगा किसके अंदर, सूक्ष्म मात्रिक के अंदर। और यहाँ से पूछा गया है सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन सा है। यानी कि अगर आप किसी पादप का शुष्क बार लेते हैं और प्रति ग्राम शुष्क बार के अंदर उसकी मात्रा 1 mg से कम है तो वो तत्व कौन सा है, तो यहाँ उसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, जबकि ये सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये वृहद मात्रिक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक का कार्य है। इनमें से जिंक का क्या कार्य है, रंध्रों को बंद करना, IAA इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में सहायता करना, क्लोरोफिल संश्लेषण में, और अगला है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में। तो जिंक का कार्य आपको यहाँ याद रखना है कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में जिंक जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में मैग्नीशियम आयन की कमी से उसका परिणाम क्या है। अगर पादपों में मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाएगी तो उसका क्या परिणाम है, तो आपको बच्चों यहाँ पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम आयन जो है वो क्लोरोफिल का, पर्णहरित का मुख्य घटक है। और अगर मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाएगी तो पर्णहरित का विघटन हो जाएगा, जिससे पादपों की हरा रंग जो है पत्तियों का, तने का, वो डिसअपीयर होने लगेगा, गायब होने लगेगा, और उसे कहा जाता है हरिमहीनता, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोसिस। तो मैग्नीशियम आयन की कमी का जो परिणाम है वो है क्लोरोसिस हो जाना, हरिमहीनता हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है। पादपों में जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनमें मध्य पटलिका के लिए, जो भी प्लांट्स में फ्रूट आप देखते हो वो जो जब तक वो कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं होता, उसको हार्ड बना रहता है, तो वो उसकी मध्य पटलिका के कारण होता है। और मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो इसमें अपने पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कैल्शियम दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। और इसी मध्य पटलिका के घुल जाने के कारण ही फ्रूट जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मध्य पटलिका के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए आवश्यक तत्व जो है वो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जई के गहरे धब्बे या ग्रे स्पेक ऑफ ऑट का कारण कौन सा इनमें से तत्व है। किस तत्व की कमी जो है, न्यूनता जो है, उससे ग्रे स्पेक ऑफ ऑट हो जाता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मैग्नीज की न्यूनता से। मैंने पहले भी कहा जो डिजीज नाम से दी हुई हैं वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम में 1 नंबर के लिए। तो ग्रे स्पेक ऑफ ऑट पूछ ले, मार्स स्पॉट ऑफ पी पूछ ले, तो उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है वो मैग्नीज की न्यूनता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसका मुख्य घटक होता है आयरन, Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से RNA निर्मित यानी RNA से बना हुआ एंजाइम है। देखो एंजाइम सामान्यतः जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन इनमें से जो कौन सा एंजाइम पूछा है जो RNA से निर्मित है, तो इसका आंसर है राइबोजाइम। और सबसे पहला प्रोटीन एंजाइम जो है वो खोजा भी गया था, कौन सा, राइबोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्रियाविधि का ताड़ा कुंजी सिद्धांत, ताड़ा कुंजी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया। एंजाइम की क्रियाविधि से संबंधित 2 सिद्धांत पढ़ने अपने को। ताड़ा कुंजी सिद्धांत पहला है जो किसने दिया था,
एमिल फिशर ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दूसरा जो सिद्धांत है वो पढ़ना है अपने को प्रेरित आसंजन सिद्धांत, और प्रेरित आसंजन सिद्धांत देने वाले हैं कोशलैंड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। ताला कुंजी सिद्धांत तो दिया गया एमिल फिशर के द्वारा, ठीक है, और ये दिया गया था लगभग 1894 के अंदर। आपकी बुक में ये गलत छपा हुआ है भाई, वो देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना, 1894 है ये। ठीक है, और कोशलैंड ने जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया था ये दिया था 1966 के अंदर। ठीक है, ये आपकी बुक में शायद सही है, ये गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, एंजाइम का एप्रोटीन भाग कहलाता है। आपको जानते हैं कि एंजाइम की जो संरचना है, पूर्ण एंजाइम उसको या होलो एंजाइम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग जुड़े होते हैं, जिसमें से इस प्रकार की आपने संरचना देखी होगी जब आपको एंजाइम का चैप्टर करवाया था। ये जो बड़ा भाग है ये प्रोटीन से निर्मित होता है और ये भाग जो है ये नॉन प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन वाले भाग को तो कहा, जैसे पूरी संरचना को तो कहा जाता है होलो एंजाइम, इस प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। ठीक है, और ये जो इसके नीचे छोटा सा भाग है, इस भाग को कहा जाता है, वैसे तो इसे कहा जाता है सहकारक या कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक, को एंजाइम और सक्रियक। तो यहाँ पर अपने पास प्रोस्थेटिक समूह दिया हुआ है, तो नॉन प्रोटीन भाग जो है वो हो जाएगा प्रोस्थेटिक। अब यहाँ ध्यान रहे, इस छोटे नॉन प्रोटीन भाग को कहा जाता है कोफैक्टर, सहकारक। तो आपको सहकारक भी मिल सकता है एग्जाम में। कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक होते हैं, को एंजाइम होते हैं, और थर्ड वन जो है वो सक्रियक एक्टिवेटर होते हैं। तो इन तीनों में भी से कोई ऑप्शन मिलता है तो वो नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले एंजाइम का वर्ग है, यानी कौन से वर्ग के एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, इस वर्ग के जो एंजाइम हैं वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले वर्ग है। ठीक है, इसमें से बाकियों के भी मैं आपको काम बता दूं, ये आपको एंजाइम वाला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से कराया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हो। सेकंड जो दिया हुआ है ट्रांसफेरेजेज, ये हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी मूलक को या ग्रुप को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। वो एंजाइम जो हैं वो कौन से वर्ग में रखे गए हैं, ट्रांसफेरेजेज। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी मूलक या समूह को एक क्रियाधार से जो दूसरे में ट्रांसफर कर दें, वो ट्रांसफेरेजेज वर्ग में आते हैं। तीसरा, हाइड्रोलेजेज जो है ये किसी भी बड़े अणुओं को जल संयोजन के द्वारा, यानी कि ये जो बड़ा अणु है इसके साथ जल संयोजन करके इस बड़े अणु को छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक अणुओं में तोड़ने वाले जो एंजाइम हैं वो इस वर्ग में रखे गए हैं, हाइड्रोलेजेज के अंदर। ठीक है, तो ये भी बातें आपको इनमें साथ साथ आपके जो दूसरे क्वेश्चन हैं ये भी आपके कवर हो जाएंगे। अगला जो इसमें फोर्थ दिया हुआ है लाइजेज, ये बिना जल अपघटन के, ऐसे एंजाइम जो विदाउट जल अपघटन के, बिना जल को जोड़े बड़े अणुओं को उनके सहज संयोजक बंधों को तोड़कर छोटे अणुओं में बदल देते हैं, वो आते हैं लाइजेज के अंदर। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में आप एल्डोलेज एंजाइम पढ़ते हो, वो एल्डोलेज एंजाइम इसी ग्रुप में आता है। बिना जल संयोजन के बड़े अणु को 6 कार्बन वाले अणु को 3-3 कार्बन के 2 में तोड़ने का काम करता है। अगर जल संयोजन द्वारा आ जाए तो हाइड्रोलेजेज ग्रुप में आएंगे, और बिना जल संयोजन के आ जाए तो लाइजेज ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ट्रांसफेरेजेज बता ही दिया, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी मूलक को या ग्रुप को, समूह को एक क्रियाधार से दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का 30 नंबर, कौन से वर्ग के एंजाइम यौगिकों को सहज संयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो आप देखिए इनमें से कुछ ऑप्शन तो आपको कट ही हो गए, जैसे लाइजेज अभी पीछे बताया है, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। ट्रांसफेरेजेज जो है इसके बारे में भी आपको बता दिया। अब सुनिए आइसोमरेज का क्या काम होता है। आइसोमेरेज, आइसोमर यानी समावेवी, यानी जो एक क्रियाधार को उसके समावेवी में कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, तो वो ग्रुप के एंजाइम जो है वो आइसोमेरेजेज में आएंगे। तो ये तो पूछा है सहज संयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइगेजेज। यानी लाइगेजेज ग्रुप के जो एंजाइम हैं वो सहज संयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो ग्रुप हैं उनको आपको इन दोनों क्वेश्चनों से जो है वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था सेकंड यूनिट के मोस्ट जो क्वेश्चन हैं MCQ के, उनका वीडियो। होपफुली आप इस वीडियो को भी पहले वीडियो की तरह ही बहुत प्यार दोगे।
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर से नए किसी दिन नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।